गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन टीचिंग स्कूल। हम लोग एनसीईआरटी सीरीज़ में 6th क्लास की ज्योग्राफी कर रहे हैं, जिसमें आज हम चैप्टर नंबर 4 करेंगे। सबसे पहले गाइस मैं आपको बता दूं कि ये जो सीरीज़ हमने शुरू की है ये सीटेट और यूपीटेट सबके लिए इम्पोर्टेंट है, और जिन लोगों को इंग्लिश का प्रॉब्लम है उनको कुछ दिनों बाद इंग्लिश में भी मैं पूरा ज्योग्राफी कंप्लीट करा दूंगी। लेकिन ज़्यादातर लोगों को इशू था कि हम लोगों को प्रोवाइड नहीं हो रही है हिंदी में, तो इसलिए हम पहले ये हिंदी वाली, बाकी तो मैं बाईलिंगुअल कराऊंगी, आपको ऐसा कुछ नहीं होगा कि समझ नहीं आएगा। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है तो इंग्लिश में दोबारा से ये रिपीट होगी 6th क्लास की एनसीईआरटी। बाकी बाईलिंगुअल है तो आपको ईजिली समझ आ जाएगी। तो शुरू करते हैं आज का जो चैप्टर नंबर 4 है, जिसमें बताया जा रहा है मानचित्र के बारे में। सबसे पहले मैं बता दूं कि इससे पहले जो हमारा लास्ट चैप्टर था हम उसमें ग्लोब के बारे में पढ़ चुके हैं। और जो लास्ट जितने भी चैप्टर हैं, तीनों चैप्टर आप कर लें, क्योंकि सारे चैप्टर एक दूसरे से रिलेट करते हैं, आपको ईजिली समझ आ जाएंगे। क्योंकि लास्ट चैप्टर में हमने ग्लोब पढ़ा, और ग्लोब और मानचित्र दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हुए टॉपिक हैं। तो पहले शुरू करते हैं। ग्लोब के महत्व के बारे में बताया जा रहा है। आप लोगों को पता है ग्लोब क्या है? पृथ्वी का एक प्रतिरूप है, मतलब एक जैसे डमी टाइप है कि हम बनाया हुआ है। ये मैं अपनी लैंग्वेज इसलिए यूज़ कर लेती हूँ जैसे आप लोगों को ईजिली समझ आ जाए। तो ग्लोब क्या है? इसका प्रतिरूप है, जिससे हमें ईजिली जो हमारी अर्थ है, जो पृथ्वी है, उसके बारे में हमें आसानी से समझ आ जाता है। ग्लोब जो हमारा किस वे में देखा जाता है कि आपको जो पृथ्वी के का जो मोशन है, जो गति है, वो समझ आ जाती है कि किस तरह से और किस दिशा में करती है, कि पश्चिम की तरफ जैसे रोटेट होती है उसका घूमना। और जो मानचित्र का जो हम प्रयोग करते हैं, मानचित्र के द्वारा जो मैप का हम यूज़ करते हैं, उसमें क्या है, हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाती है। जैसे हमारी कोई लोकेशन है, अब अभी हम अगर ग्लोब पे देखेंगे तो पर्टिकुलर एक पार्ट ही देख पाएंगे और उसका घूमना हम देख पाएंगे। लेकिन अगर हम लोग मैप के बारे में जानते हैं, मानचित्र के बारे में जानते हैं, तो उससे क्या है, हम अपने किसी भी जगह की एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में पता कर सकते हैं। जब हम पृथ्वी का केवल एक भाग जैसे देश, अपना देश, राज्य, जिले, शहर तथा गांव के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, तो यह हमारे लिए उतना ही उपयोगी साबित नहीं होता है। अब इसमें वही बताया जा रहा है कि जैसे अगर हमें अपने किस देश के बारे में, जैसे हमारा इंडिया है, स्टेट हम लगा लेते हैं, हमारे यूपी है, अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में अगर हमें कुछ जानना है, या गाँव या शहर के बारे में, तो एग्जैक्ट लोकेशन पता करने में ग्लोब में पूरा मतलब प्रॉब्लम होती है। क्योंकि उसमें पूरा वर्ल्ड वाइड आपको दिया होता है, पूरा जो पृथ्वी है उसके बारे में दिया होता है। तो हमें किसी भी शहर, गांव या किसी डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन पता करने के लिए हमें मानचित्र की ज़रूरत पड़ती है। उसकी सहायता से हम ये पता कर लेते हैं। आगे मानचित्र के बारे में क्या बताया जा रहा है? एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है, लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, मैं अपनी लैंग्वेज में आपको बता देती हूँ। यहाँ हम देखेंगे कि इसमें जैसे हमारे ग्लोब क्या है, हमारा ऐसे हमने पृथ्वी का उसमें बनाया हुआ है। अब गोल है तो उसमें क्या है कि ये हमारा ग्लोब, अब जैसे हमारा ये रोटेट होगा, हमने गोल गोल घुमाया, अब गोल वाले जो एरिया है हम उससे कोई भी भाग साफ तरीके से नहीं देख सकते हैं। अब इसके बारे में इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि अगर हम मानचित्र लें, मैप लें, वो कैसा होगा, चपटा होगा ऐसे। इससे हम पता लगा सकते हैं कि ये हमारा मैप है, और यहाँ पे हमारा जो देश है वो यहाँ पे है, और इसके अंदर हम इस जगह हैं यूपी में। तो ऐसे क्या है कि जो चपटा वाला भाग है, इसकी सहायता से, इसमें मैं अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पा रही हूँ मैप, तो इससे क्या हम एग्जैक्टली पता चल सकता है कि हमारी सिचुएशन क्या है, मतलब हम एट दैट टाइम किस पॉइंट पर खड़े हैं। तो ईजिली हम मैप का यूज़ करके पता लगा सकते हैं। तो आप, आई होप आप लोगों को ग्लोब और मानचित्र में फ़र्क समझ आ गया हो। ग्लोब क्या है कि वर्ल्ड वाइड होता है, और अर्थ का एक प्रतिरूप है, जिसकी सहायता से हम क्या है, वर्ल्ड के बारे में जानते हैं, और जो हमारी अर्थ की है उसके मोशन के बारे में पता लग जाता है। और जब हम मैप के बारे में बात करते हैं, एग्जैक्ट लोकेशन, जो डिस्टेंस है और आपकी जो दिशा है, और मतलब जो हम जो सिंबल्स उसके लिए यूज़ करते हैं, इन तीनों चीज़ों की सहायता से हम किसी भी जगह का और कहीं का भी आसानी से पता लगा सकते हैं। आगे क्या बताया जा रहा है, देखते हैं। आगे बताया जा रहा है, मानचित्र में एक ग्लोब की अपेक्षा में ज़्यादा जानकारी प्राप्त होते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है कि ग्लोब में हम सिर्फ गति और उसका प्रतिरूप देख सकते हैं, जबकि मानचित्र में विभिन्न प्रकार से वर्णन किया गया है। इसमें बताया जा रहा है कि आगे क्या क्या चीज़ें हम मानचित्र की सहायता से देख सकते हैं। सबसे पहले भौतिक मानचित्र है, तो इसके अंदर बताया जा रहा है कि पृथ्वी की
प्राकृतिक आकृतियाँ, जो प्राकृतिक आकृतियों से आई होप आप लोगों को समझ होगा कि जो नेचर द्वारा जितनी भी आकृतियाँ, जितनी भी शेप और साइज़ हमें देखने को मिलती है नेचर से रिलेटेड, ये सब हम लोग भौतिक मानचित्र में काउंट करते हैं। इसमें जैसे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे पर्वत दिया हुआ है, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागर इत्यादि को दर्शाने के लिए भौतिक या उच्चवाचक मानचित्र कहा जाता है। तो गाइस मैं आपको एक बात बता दूं, पहले भी इससे क्वेश्चंस आ चुके हैं, 2-3 बार इससे क्वेश्चन आए हैं। बस ये होता है कि हर बार का जो पेपर होता है उसमें सिर्फ ये चेंज हो जाता है कि कभी कई टाइम ऐसा होता है कि आपसे भौतिक मानचित्र से पूछ लिया जाता है, कई बार राजनीतिक से पूछ लिया जाता है, थीमेटिक से पूछ लिया जाता है। तो आप एक बार इन्हें मतलब जाते टाइम रिवाइज में या फिर की पॉइंट में आप इन्हें रख लेना। नेक्स्ट वन इज़ राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र में ऐसा होता है कि जैसे शहर हैं, नगर, जो इनके बीच की जो बॉर्डर लाइन है, मतलब कि हमारा ये होता है कि भाई मैं आपको इससे समझा देती हूँ। जैसे ये हमारा कोई भी गांव है और ये इसका दूसरा गांव यहाँ से शुरू होगा, ये जो बॉर्डर वाली लाइन है, ये जो बॉर्डर लाइन है, ये क्या है, हमारे मानचित्र की सहायता से उनकी सीमा के बारे में ईजिली हम लोगों को पता चल जाता है कि कहाँ से हमारा बॉर्डर शुरू होने वाला है। इसलिए जहाँ बॉर्डर और मतलब राज्य, नगर, शहर और बॉर्डर के बारे में पूछा जाता है, हम राजनीतिक मानचित्र का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं। थीमेटिक मानचित्र के बारे में बताया जा रहा है। थीमेटिक मानचित्र में क्या होता है, सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के वितरण में दर्शाने के लिए मानचित्र इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें बताया जा रहा है कि थीमेटिक मानचित्र जो होता है ना, वो किसी स्पेशलाइज्ड चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब किसी विशेष चीज़ को बताने के लिए। अगर हमें बताना है कि यहाँ पे ये वर्षा वाला एरिया है, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ये बारिश वाला एरिया दिखाना है हमें, तो ये थीमेटिक मानचित्र में हो गया। ज़्यादा कि यहाँ पे बहुत शुष्क इलाका है, कि बहुत ड्राइनेस वाला है, और या फिर ठंड वाला है, या फिर मतलब जो भी स्पेशलाइज्ड चीज़ें होती हैं, लाइक जैसे सड़क का आपको बताना है कि यहाँ से पक्की सड़क जाती है, यहाँ से कच्ची जाती है, तो ये सारी चीज़ें हम किस में करते हैं, थीमेटिक में। आगे मैं आपको बता दूँ, ये जो नेक्स्ट जो बताया गया है कि मानचित्र के 3 घटक होते हैं, ये आप ज़रूर देख के जाएँ, क्योंकि 10 से 12 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें आपको ऑप्शन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको आपको पूछा जाएगा कि भाई आपको 4 जो ऑप्शंस दिए होंगे, एक इनमें से कोई और रख दिया जाएगा, आपको पूछ लिया जाएगा इसमें से कौन सा नहीं है, या अदरवाइज़ ऐसा हो सकता है कि और 3 दे दिया जाए और इनमें से एक ऑप्शन डाल दिया जाए। तो आपको करेक्ट करना होगा कि आपको पता होना चाहिए कि कोई भी मानचित्र के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। एक, हमें दूरी पता होनी चाहिए कि कितनी दूरी है, दूसरा हमें डायरेक्शन, दिशा पता होना चाहिए, और लास्ट वन इज़ प्रतीक। तो इसमें क्या कि हमें सिंबलाइज़ करा दिया जाता है कि भई अगर पहाड़ हैं तो वो ऐसे हम सिंबलाइज़ कर देंगे, उनका एक कलर होगा, और नदियाँ हैं तो हमने ऐसे कर दिया है। तो ये सिंबल हो गया, और दिशा आप लोग सब जानते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब दूरी के बारे में बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। मानचित्र एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग का छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाया जाता है, और या यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। तो मैं आपको इसे अपनी लैंग्वेज में बता देती हूँ कि इसमें दूरियों का, इसमें मानचित्र में बताया जा रहा है कि मानचित्र एक आरेखन है, मतलब कि एक पेपर पे बनाई हुई चीज़ है, कि जैसे ये मान लो पेपर है और उस पे हमने किसी भी जगह को ड्रॉ किया हुआ है, कि भाई हमने आइडिया लगा के बता दिया ये ऐसे यहाँ पे, ये यहाँ पे है। तो उसमें क्या है कि हमारा जो डिस्टेंस है, जो हमारी दूरी है, उसे इस हिसाब से कम किया जाता है कि हमारा एक मतलब बैलेंस बना रहे, एक बैलेंस्ड जो स्टैंडर्ड स्केल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये मतलब किसी भी दूरी को डिनोट करते हैं कि स्टैंडर्ड स्केल के अकॉर्डिंग हम करते हैं। जैसे इसमें बताया जा रहा है कि 1 सेंटीमीटर दूरी के लिए मतलब 1 सेंटीमीटर का मतलब होगा यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर की दूरी के लिए हम क्या करते हैं, इसमें एक 1 सेंटीमीटर से हम 5 किलोमीटर की दूरी उसमें हम मतलब बता देते हैं, शो करते हैं। और फिर जैसे इसे क्या होता है कि उसके बाद आता है कि जो छोटे वाले होते हैं, जैसे आगे बताया जा रहा है, जब बड़े क्षेत्रफल वाले भाग जैसे महाद्वीप या देशों को कागज़ पर दिखाना होता है, तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र 5 सेंटीमीटर में 500 किलोमीटर। अब इसमें छोटे पैमाने का यूज़ करते हैं। जब हम ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, ये मुझे ऐसे रिकॉल तो नहीं हो रहा है कि पूछा गया, लेकिन ये मतलब आपको स्केल, तो स्टैंडर्डाइज जो स्केल होता है वो पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो बड़े भाग होते हैं जैसे महाद्वीप और देशों को कागज़ पर दिखाने के लिए छोटे पैमाने का यूज़ करते हैं। अब छोटे पैमाने में क्या है कि 5 सेंटीमीटर के लिए
5 सेंटीमीटर के लिए आप क्या यूज़ किया हुआ है, 5 किलोमीटर, 500 किलोमीटर। जब हम बड़ा करते हैं पैमाना तो उसमें क्या कर देंगे, हमें यहाँ पे किलोमीटर है वहाँ पे मीटर हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर में हम 5 किलो, हम ये मीटर में बदलेंगे, यहाँ किलोमीटर में ही वहाँ पे ये मीटर में हो जाएगा। तो अभी ये क्या है कि भाई कोई भी दूरी हो, हम उसे एक स्टैंडर्ड स्केल होता है हमारा मानचित्र में, उसी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें पैमाने के बारे में बताया जा रहा है, मीटर और 1 सेंटीमीटर में उन्होंने 10 किलोमीटर का दिया हुआ है। तो आप कोई भी मानचित्र देखेंगे उसमें नीचे मेंशन किया होता है, मतलब दिखाया गया होता है। अब इसमें दिशा के बारे में बताया जा रहा है। अब इसमें मैं आपको दिक बिंदु प्रधान बिंदु के बारे में इनमें बात की हुई है, मैंने आपको अपनी लैंग्वेज में समझा देती हूँ। अब इसमें डायरेक्शंस दी हुई हैं, तो हम यहाँ देख लेते हैं डायरेक्शन। ये जो हमारी चार चार जो होती हैं इन्हें प्रधान बिंदु के नाम से या प्रधान दिक बिंदु के नाम से जानते हैं, क्योंकि हमारे पास जो डायरेक्शंस हैं वो 4 ही हैं, और उसके बाद ये जो हमारी 4 और बन जाते हैं, कुल मिला के 8 डायरेक्शंस है। लेकिन अगर आपको प्रधान दिक बिंदु के बारे में पूछे जाए तो वो 4 ही होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ये उत्तर हो गया, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व और इधर ये पश्चिम। तो ये हमारे प्रधान दिक बिंदु कहलाते हैं। और ये बाकी जो चारों डायरेक्शन है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैप से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 और 3 क्वेश्चन। आपको मैप दे दिया जाएगा, आपको मैप में डायरेक्शन पूछ लिया जाएगा, या फिर डायरेक्ट आपका इसलिए पूछ लिया जाएगा कि आपको मतलब इलायची की पहाड़ी कौन सी दिशा में स्थित है। इसको आपको पहले ये पता होना चाहिए कि कार्डिमम जो पहाड़ियाँ हैं वो किधर पड़ती हैं, जैसे केरला में। फिर उसके बाद को आपको पता होना चाहिए कि केरला हमारे इंडिया के मैप में कौन सी मतलब कौन सी डायरेक्शन में पड़ता है। ऐसे करके सीधे आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सी टेट में। इवन यूपी टेट में भी ये क्वेश्चन आया है। अब आगे इसमें डायरेक्शंस के बारे में बताया हुआ है, उत्तर पूर्व बताया, दक्षिण पूर्व पश्चिम। अब आपको दिशाओं का ज्ञान तो लगभग सभी को ही होगा, जैसे कि मैं फिर भी बता देती हूँ। ये उत्तर हो गया है, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। अब ये उत्तर पूर्व है क्योंकि उत्तर और पूर्व के बीच में है, ये दक्षिण पूर्व है क्योंकि दक्षिण और पूर्व के बीच में है। अब ये दक्षिण है, ये दक्षिण पश्चिम है क्योंकि दक्षिण और पश्चिम के बीच में है। और ऊपर जो है ये उत्तर पश्चिम है क्योंकि उत्तर और पश्चिम के बीच में। ये हम आई होप आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। अब आगे बताया जा रहा है दिक सूचक के बारे में। हम दिक सूचक की सहायता से किसी भी स्थानीय दिशा का पता लगा सकते हैं। यह यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता चलता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर और दक्षिण में होती है। तो आप इसमें देख लें एक बार। ये जो दिया हुआ है ये दिक सूचक है। इसमें अभी इसमें क्या होता है कि जो मैग्नेट का जो मैकेनिज्म यूज़ होता है, इसमें होता है कि आपकी 2 मेन डायरेक्शंस होती हैं, एक उत्तर होती है और एक दक्षिण होती है। तो ये आप जब आपको 2 डायरेक्शन समझ आ जाती हैं, तो जब आपको उत्तर और दक्षिण का पता चल जाता है, तो उसके बाद आप पूर्व और पश्चिम दोनों डायरेक्शन, दोनों दिशाओं के बारे में भी आप आराम से पता लगा सकते हैं, जिसके द्वारा हम किसी भी जगह को या किसी भी स्थान को आराम से ढूंढ सकते हैं या फिर देख सकते हैं। आगे प्रतीक का इम्पोर्टेंट बताइए। प्रतीक से मतलब यहाँ पे है कि जो सिंबलाइज किया जाता है कि किस चीज़ को कैसे डिनोट करना है। तो मैं आपको पहले ये बता दूं कि कोई भी सिंबल ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्ज़ी से बना जाते हैं। उसे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मतलब इंटरनेशनल लेवल और नेशनल लेवल सबके लिए सिंबलाइज जो होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं। एक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग उन्हें लास्ट में फाइनलाइज किया जाता है, और उसी के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ या फिर किसी भी कंट्री में सेम ही तरीके से आपको देखने को मिलेगी। जैसे आप लोग पेपर देने से पहले ये वाला जो डायग्राम जो बना हुआ है, ये जो सिंबल्स हैं, प्लीज़ देख के जाना क्योंकि पूछ लिया जाता है। रेलवे लाइन के बारे में बताया गया, बड़ी लाइन और मीटर लाइन और रेलवे स्टेशन। आप फ़र्क देख सकते हैं इनके बीच में। सड़कें बताई हुई हैं, पक्की कैसे डिनोट मतलब पक्की का कैसे सिंबलाइज करेंगे और कच्ची को कैसे। सीमाएं जो इंटरनेशनल हैं मतलब स्टेट की हैं और डिस्ट्रिक्ट की हैं, तो उनके बारे में दिखाया गया कि कैसे कैसे आप डिनोट कर सकते हैं। नदियों के बारे में बताया गया है कि अगर तालाब है उन्हें कैसे दिखाएंगे, नहर पुल कैसे। तो सबका ये ऐसा है कि सब जगह सेम ही होता है। तो आप एग्ज़ाम देने से पहले प्लीज़ एक बार और इसे देख लेना। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहमति के बाद ये हम लोग मतलब ऐसे देखने को मिलते हैं। विभिन्न रंगों का उपयोग करके इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए नीले रंग का इस्तेमाल जलाशय के लिए, भूरे रंग
पर्वतों के लिए, पीला रंग पठारों के लिए और हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। अब इस साथ-साथ ये भी बताया जा रहा है कि किसी भी जगह मतलब किसी भी चीज़ को दिखाने के लिए कलर भी सिम्बलाइज़ किए जाते हैं। जैसे जलाशयों के लिए इन्होंने नीला रंग और बताया, भूरा रंग पर्वतों के लिए और पीला रंग पठार के लिए। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं साइड में। नदी किस दिशा में बह रही है? तो आप देख सकते हैं ये दक्षिण-पश्चिम की ओर बह रही है नदी। अगर डायरेक्ट नदी ऐसे बह रही होती तो ऐसे नीचे सीधी करके आती तो ये दक्षिण में, लेकिन ऐसे जा रही है तो दक्षिण पश्चिम में हमारी नदी बह रही है। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। डुमरी गांव के पास किस प्रकार की सड़क गुजरती है? अब ये रहा हमारा डुमरी गांव यहाँ पे, और किस प्रकार की सड़क गुजर रही है? ये हमारी पक्की सड़क। अभी हमने ऊपर सिंबल देखा था, पक्की सड़क का सिंबल है, तो पक्की सड़क यहाँ से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार की रेलवे लाइन के पास सुंदरपुर स्थित है? अब हमें देखना है सुंदरपुर कहाँ है। ये रहा सुंदरपुर। अब हमें पता है कैसी लाइन के पास है, जो रेलवे लाइन के पास है। अभी हमने ऊपर सिंबल देखा था, जो रेलवे लाइन के पास से हमारा सुंदरपुर। किस प्रकार की रेलवे लाइन सुंदरपुर में स्थित है? अब इसमें साथ साथ ये पूछ लिया गया किस प्रकार की है रेलवे लाइन। तो हमें किस प्रकार की रेलवे लाइन इन्होंने दिखाई हुई है, तो रेलवे स्टेशन वाला जो हमें लास्ट वाली दी गई है वो रेलवे लाइन है, क्योंकि हम यहाँ से एक बार ऊपर से मैच कर लेंगे। ये हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, रेलवे पुल के किस तरफ पुलिस स्टेशन है? अब रेलवे पुल के पास रेलवे का ये हो गया ब्रिज हमारा, और किस दिशा में हमारा होगा, तो हम यहाँ से लगा लेंगे, ये रहा हमारा पुलिस स्टेशन, तो हम इससे लगा सकते हैं। ये हो गया हमारा दक्षिण पूर्व की तरफ। नीचे अगर सीधा डायरेक्ट आ जाता तो ये हमारा दक्षिण, और ये हमारा पूर्व वाला जो हिस्सा है, तो इसलिए हम दक्षिण पूर्व। अब आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे आप देख लेना कि आप लोगों को मैप यूज़ करने के लिए सिर्फ इसलिए था कि थोड़ा देख के समझ आ जाए। रेखा चित्र के बारे में बताया जा रहा है। रेखा चित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय परीक्षण पर आधारित होते हैं। कभी कभी किसी क्षेत्र के कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहाँ पर एक स्थान से दूसरे स्थान को सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। तो इसे मैं अपनी लैंग्वेज में आसान बना देती हूँ। तो इसमें बताया जा रहा है कि रेखा चित्र क्या है। रेखा चित्र एक ऐसा कोई आरेखन नहीं है कि भाई आपको किसी मतलब मेज़र कोई भी ऐसा स्टैंडर्ड स्केल लेके बनाना होगा। ये किसी भी याददाश्त के लिए आप मतलब कि सिर्फ किसी भी इंसान को बताने के लिए भाई ये ऐसा है। जैसे कि मुझे बताना है कि मेरा घर यहाँ पे है और हमारी दुकानें कहाँ पर है। मानो हमारी दुकानें यहाँ पे, लेकिन इसका रास्ता हमें कैसे जाता है, यहाँ से हम घर से निकलने के बाद हम सीधे जाएंगे उत्तर की तरफ। फिर मैं कह देती हूँ कि फिर उसके बाद आप पश्चिम को मुड़ जाओ, फिर आप उत्तर को चले जाना, फिर वहाँ पे एक कुआं मिलेगा, फिर वहाँ कुएं से आप फिर इधर पूर्व की तरफ चलना, और चलने के बाद आपको सीधे वहाँ हमारी दुकान देखने को मिल जाएंगी। तो ये जो मैंने किसी भी मतलब जो कोई पढ़ा लिखा इंसान है उसे अपने घर से दुकान तक का रास्ता जो सिंपल मतलब एक उसे एक ड्रॉ कहते हैं ना, रफ ड्रॉ करके दिया है, तो उसे हम रेखा चित्रण के नाम से जानते हैं। कि बाय लाइन हमने किसी को समझाने के लिए एक रफ सा जो बना के दे दिया है, तो उसे हम रेखा चित्रण कहते हैं। अब आगे देखते हैं आगे क्या। अब खाके के बारे में बताया जा रहा है। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहा जाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र में हमने बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ होते हैं जिनमें कभी कभी जानना चाहते हैं। अब इसमें बता दूं मैं कि खाका क्या है। कि हम अब उसमें क्या था, पहले हम घर समझा रहे थे रेखा चित्र में, अब इसमें क्या खाके में होता है कि हम कोई अपना घर बनाना चाह रहे हैं, तो उससे पहले कि हम अपना जैसे रूम दिखाएंगे, ये हमने खाका तैयार कर लिया। ये यहाँ से यहाँ से करते हैं, ये है हमारा ऐसे प्लॉट है, और हमें अपना घर बनाना है कुछ भी है, तो उसमें हमने अपना रूम शो कर दिया। उसके साथ साथ हमने बता दिया कि भाई ये 6 पॉइंट इतने का रहना है, इतने 11/12 का रहना, ऐसे करके मतलब उसके साथ साथ हमने बता दिया कि खाका तैयार कर लिया कि ऐसे ऐसे हमारा घर हो बनेगा, और इतने इतने मतलब चौड़े और इतने इतने लंबाई के हमारे रूम्स रहने वाले। तो उसे जो हमने ड्रॉ किया उसे हम खाका कहते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा मानचित्र क्या है, रेखा चित्रण क्या है, खाका क्या है। और अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सरसाइज में क्या अभ्यास में क्या क्या क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से होते हैं? तो जैसे आपको पता ही है, दूरी है, दिशा है और प्रतीक है। तीनों के साथ ही आप
कोई भी मानचित्र कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर तभी आप जो किसी भी मानचित्र को पढ़ या समझ सकते हैं। सेकंड वन इज़ प्रधान दिग्बिंदु कौन से होते हैं, आपको पता ही है। नॉर्थ, आपका नॉर्थ हो गया, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, ये हो गया। मैं तो कर देती हूँ। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये हमारे प्रधान बिंदु हो गए। उसके बाद है मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं। मानचित्र का पैमाना होता है कि जो आपकी वास्तविक दूरी होती है, उस दूरी को एक स्टैंडर्डाइज पैमाने पर रखकर हम थोड़ा मतलब कम बनाकर उसे जो मेंशन किया जाता है हमारे मानचित्र में, उसे मानचित्र पैमाना कहा जाता है। ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायता कारक होता है, क्योंकि उसमें सिर्फ हमें मोशन और लोकेशन मोशन देखने को मिलता है और अपनी उसकी ध्रुवी का पता चलता है, जबकि मानचित्र के द्वारा हम किसी जगह का एग्जैक्ट लोकेशन का तीन दिशा मापक और प्रतीक दिशा, दूरी और प्रतीक की सहायता से पूरा पता लगा सकते हैं। मानचित्र एक खाका के बीच अंतर बताइए। मानचित्र में तीन चीज होती हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। खाका एक रफली तैयार किया हुआ कोई भी रेखा चित्रण होता है। रेखा चित्रण नहीं कह सकते हैं क्योंकि रेखा चित्रण एक बड़ी लोकेशन के लिए होता है, और खाका होता है किसी भी छोटी चीज़ के लिए आपको टेम्परेरी उसका प्रतिरूप दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। कौन सा कौन सा मानचित्र आपको विस्तृत जानकारी प्राप्त